मेरी पैदाइश हरियाणा के एक पसमानदा गांव में हुई थी और मेरे वालिद साहब एक स्कूल टीचर थे। उन दिनों पढ़ाई का रिवाज इतना आम न था। लोग पढ़ने की बजाय खेती बाड़ी करने पर ज्यादा तवज्जो देते और अक्सरियत तो मेहनत कश और मजदूरी पेशा थे। क्योंकि मेरे वालिद साहब एक पढ़े लिखे आदमी थे तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि क्यों ना अपनी औलाद को तालीम दी जाए। सो उन्होंने हमें अपने स्कूल में ही एडमिशन दे दिया और हम अपने वालिद के जेरे साया उस स्कूल में तालीम हासिल करने लगे। ये तकरीबन 70 की दिहाई की बात है। उन दिनों एक प्राइमरी पास को भी एक गस्टेड ऑफिसर के बराबर अहमियत दी जाती थी। सो जैसे ही मैंने अपना प्राइमरी स्कूल मुकम्मल किया तो मुझे एक दफ्तर में नौकरी मिल गई, लेकिन ये दफ्तर हमारे गांव से दूर शहर की तरफ था। मेरी नौकरी की खबर सुनते ही हमारे घर में जैसे जश्न का समा फैल गया। खसूसन मेरे वालिद साहब बहुत खुश थे। अब मैं हर हफ्ते बाद अपने घर वापस आने लगा था। मेरी नौकरी को भी 6 माह ही गुजरे थे कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। वक्त गुजरने का कोई पता न चला और खुदा ताला ने मुझे 2 बेटों जैसी नेमत से नवाज दिया। मैं अपने काम के हवाले से कभी कभार दूर दराज के इलाकों में आया जाया करता था। एक दिन मेरे ऑफिसर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और चंद फाइलें देकर ताकीद की कि इसे जल्द से जल्द एससी साहब को पहुंचा दूं। जिस वक्त वो फाइलें लेकर मैं अपने ऑफिस से निकला तो उस वक्त दोपहर के 2 का टाइम था, लेकिन बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये शायद जनवरी के दिन थे। सर्दी ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में लिए रखा था और आसमान से हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। जिस रास्ते से होकर मैंने वो फाइलें दूसरे दफ्तर पहुंचानी थी, वो रास्ता काफी कच्चा और दुश्वार गुजार था। कहीं कहीं तो जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे और कहीं से जमीन रेतीली थी। ये रास्ता निहायत ही खौफनाक था और लोग अक्सर वहां से गुजरने में कतराते थे। सोने पे सुहागा ये था कि इस रास्ते के इतराफ में घने दरख्त जंगल का सा समा पेश करते थे। मेरे पास एक सरकारी टूटी फूटी साइकिल थी, लेकिन भला उस पर 10 घंटों का सफर कैसे तय किया जा सकता था। लिहाजा मैंने पैदल ही अपना सफर शुरू किया। मैंने अपनी कमीज के नीचे शलवार के अंदर एक खंजर छुपा लिया ताकि रास्ते में अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो उससे बाखूबी निमट सकूं, और अपने कमीज की सामने वाली जेब में एक छोटा कुरान पाक रख लिया। ये वो कुरान पाक था जो मेरी माँ ने मुझे हमेशा अपने पास रखने के लिए दिया था। सो मैं जब भी सफर पर जाता तो कुरान पाक को अपने साथ लाजमी रखता। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं अपने दिल में यह सोचकर मुतमईन था कि 1-2 घंटे पैदल चलने के बाद कोई न कोई सराय जरूर मिल जाएगी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। जल्द ही बादलों ने स्याह रात को गुप अंधेरे में बदल दिया। मैं तकरीबन अब तक 6 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था, लेकिन अब भी दूसरा गांव मुझसे 3 किलोमीटर के फासले पर था। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। मेरा लंडे से लिया गया ये पुराना कोट काफी हद तक मेरे जिस्म को गर्म किए हुए था। अचानक ही मुझे भूख महसूस होने लगी, लेकिन भला इस वीराने में क्या मिलता। मैंने अपना दाहिना हाथ जेब से निकाला और कमीज की अंदर वाली जेब से चने निकालकर खाने लगा। सर्दी की तेजी ने मुझे परेशान करके रख दिया था और ठंडी हवा के थपेड़ों में तेजी आ चुकी थी। हवा की ये मौजूदगी माहौल को बहुत खौफनाक और सर्द कर रही थी। अचानक ही चलते चलते मुझे दूर से एक कमरा सा दिखाई देने लगा। जहां तक मुझे याद पड़ता था तो आज से तकरीबन 1 साल पहले तक इस रूट पर कोई भी कमरा ना था और ना ही दूर दूर तक कोई आबादी थी। झाड़ियों की ओट में छुपा हुआ ये कमरा मुझे आज से पहले कभी नजर ना आया था, लेकिन इसे देखते ही मैं खुश हो गया। चलो, रात गुजरने के लिए कोई जगह तो मिली। मैंने फौरन ही तेज तेज कदम भरना शुरू कर दिए और जल्द ही उस कमरे के पास जा पहुंचा। इसे देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी दीवारें किसी पत्थर से बनी हुई हों। मैंने फौरन ही अपनी जेब से टॉर्च निकाली और इस कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक लम्हा रुककर मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया कि शायद यहाँ कोई इंसान मौजूद होगा, लेकिन काफी देर तक मुझे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास ना हुआ। हर तरफ अंधेरे ने अपनी हैबत फैला रखी थी। खैर, मैंने हिम्मत करते हुए उस कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने कमरे में अपना पांव रखा तो एक बहुत बड़ी चमगादड़ फड़फड़ाती हुई मेरे सर के ऊपर से गुजर गई और मैं डर कर नीचे बैठ गया।
उफ मेरे खुदा, ये क्या था। मैंने जैसे ही अपनी टार्च उस परिंदे की जानिब की तो वो मुझे एक बहुत बड़ा चमगादड़ महसूस हुआ। खैर मैं डरते डरते खड़ा हुआ और कमरे में टार्च जलाकर अंदर का जायजा लेने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये किसी का दरबार है, क्योंकि कमरे की एक तरफ चंद कच्ची कब्रें बनी हुई थीं। कब्रें देखकर मुझे एकदम धड़का सा लगा, लेकिन मैंने ये सोचते हुए अपने दिल को तसल्ली दी कि ये किसी वली का मजार होगा और यहाँ पे कोई शैतानी ताकतें ना होंगी। फिर मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और सर पर बांधकर फातिहा खानी करने लगा। अचानक ही बाहर का मौसम शिद्दत पकड़ने लगा। बारिश में इस कदर तेजी आ चुकी थी कि मुझे अब यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। हो ना हो मुझे आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, मगर भला मैं यहाँ रात कैसे गुजार सकता था। ये तो एक पुराना कब्रिस्तान था या शायद किसी की मजार थी। मेरा सफर भी अभी 2/3 बाकी था और तकरीबन रात के 2 बज रहे होंगे। खैर थोड़ी ही देर बाद बारिश की शिद्दत में कुछ कमी आ गई और मैंने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ ये कच्चा रास्ता बड़ा ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। कभी कभी बादलों से एक जोरदार बिजली भी चमकती जो पूरे माहौल को एक लम्हे के लिए रोशन कर देती। सर्दी मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरती जा रही थी, लेकिन मैं अपनी टार्च जलाए महवे सफर था। अभी चंद कदम ही मैंने भरे होंगे कि मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आई। जैसे ही मेरी नजर उस औरत पर पड़ी तो मेरे दिल को खौफ से एक धड़का सा लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए अपनी टॉर्च की रोशनी दोबारा उस औरत पर डाली। मैं ये सोचकर हैरान था कि इस बयाबान में और इतने शदीद मौसम में भला कोई औरत कैसे घर से बाहर निकल सकती है। खैर मैंने अपने दिल ही दिल में आयत करीमा का विर्द करना शुरू कर दिया। उस औरत ने अपना सर अपने घुटनों के दरमियान में दिया हुआ था और उसके बाल उसके पैरों तक लटक रहे थे। मैंने दूर से ही उसे दिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा मुझे नजर न आ रहा था। फिर देखते ही देखते वो अचानक खड़ी हुई और मेरे आगे आगे चलने लगी। वो इंतहाई दर्दनाक आवाज में रो रही थी, जैसे किसी कीमती चीज के छिन जाने से उसे बहुत सदमा गुजरा हो। ये मंजर देखने के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं नाचारो मजबूर भला कहाँ जा सकता था। बस मैंने अपने दिल ही दिल में कुरान पाक का विर्द जारी रखा। अचानक वो औरत एक लम्हे को रुक गई और उसने पलटकर मेरी जानिब देखा। उसका चेहरा इंसानों से मुशाबे तो था, लेकिन किसी भी जाविये से वो मुझे एक नॉर्मल इंसान न लग रही थी। उसने अपनी सुर्ख और दहकती हुई आंखों से मेरी जानिब देखा। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी जैसे मेरा एक एक पांव 2-2 मन का हो गया हो। मुझे घबराता हुआ देखकर वो औरत मुझसे मुखातिब हुई। घबराओ नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। ये देखो मेरे पांव। शायद तुम यही समझ रहे हो कि मैं कोई चुड़ैल हूं। मैं ना तो कोई चुड़ैल हूं और ना ही कोई इंसान, बल्कि मैं तो एक जिन्नी हूं और मेरा ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है और मैं बड़ी मजबूरी से अपने घर से बाहर निकली हूं। मेरा बेटा सुलेमान आज बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मुझे किसी ऐसे नेक इंसान की तलाश है जो मेरे बेटे को उस कर्ब से बाहर निकाले। मैं दरख्तों के झुंड से ही तुम्हारा पीछा कर रही थी जिस वक्त तुम दरबार में दाखिल हुए। मैं ये देखकर बहुत ही मुतासिर हुई कि तुमने बाबा मेहर शाह की दरबार पर फातिहा खानी की। बस मैंने भांप लिया है कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी अगली जेब में कुरान पाक है। बस तुम मेरे लिए इतना कर दो कि मेरे बेटे पर दम करो। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और मैं उसे दम कराने के लिए पीर मेहर शाह की दरबार पर ले आती हूँ। वहां पर आकर मैं इंसानी रूप धार लेती हूँ और खुदा के किसी नेक बंदे से अपने बेटे पर दम करा लेती हूँ। लेकिन आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही तूफानी है। मुझे पूरा दिन गुजर गया है, लेकिन दरबार पर कोई भी नेक इंसान ना आया। तुम्हें देखने के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरा बेटा तुम्हारे दम करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इसीलिए ही मैं तुम्हारे सामने जाहिर हुई। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि किसी न किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगी। उस औरत की ये बातें सुनने के बाद मेरा दिल एक लम्हे को मोम हो गया और मैं ये भूल गया कि वो एक जिन्नी है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इंसानियत और हमदर्दी का दर्स दिया है। सो मुझे अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा था। मैंने उस जिन्नी के साथ जाने के लिए हामी भर ली।
फिर अगले ही लम्हे उस जिन्नी की आवाज मेरे कानों से टकराई। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें अपनी वादी में ले जा रही हूँ। उस जिन्नी की ये आवाज सुनते ही मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे कदम जमीन से उखड़ रहे हों और मैं हवाओं में उड़ने लगा हूं। शायद 1 मिनट से भी कम वक्त लगा होगा कि मुझे अपने पैरों तले दोबारा से जमीन महसूस होने लगी और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जिन्नात की ये वादी बहुत ही भयानक थी। लंबे लंबे कद के जिन और जिन्नियां हर तरफ घूम रही थी। उनकी आंखों से देखकर ऐसे लगता था कि जैसे ये आग से भरी हुई हो। वो सब अजीबो गरीब नजरों से मेरी जानिब देखे जा रहे थे। कुछ जिनों के चेहरों पर तो मैंने नागवारी भी महसूस की, लेकिन मैं अपने दिल में बराबर खुदा को याद करता रहा। मैं उस औरत के पीछे पीछे चलता हुआ एक गार के सामने आकर रुक गया। उस औरत ने गार के दहाने पर पहुंचते ही एक मखसूस सी आवाज निकाली, जिसे सुनकर अगले ही लम्हे एक बहुत ही लहीम शहीम सा मर्द निकला, जिसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे। उसने मुझे देखते ही फौरन उस जिन्नी से पूछा, क्या यही वो आदमी है जो हमारे बेटे की मदद करेगा? उसकी ये बात सुनते ही उस जिन्न औरत ने असबात में अपनी गर्दन हिला दी। फिर उन दोनों ने मुझे गार के अंदर आने का इशारा किया। मैं डरते डरते अपने कदम उठाता हुआ उनके पीछे गार में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं गार में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान हो गया कि वहां अनवाओ इकसाम के मेवे रखे हुए हैं और पूरी गार रोशनी से जगमगा रही है। इस गार के बीचों बीच एक लकड़ी का बहुत बड़ा तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर उनका बेटा सुलेमान सोया हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही नहीफ और कमजोर हो चुका है। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे सर पर बांध दिया। फिर इसके बाद अपने कोट की अगली जेब से कुरान पाक निकालकर मैं वहीं बैठ गया। मैं बराबर आखिरी 2 सूरतों का विर्द करता रहा और उस बच्चे पर फूंकता रहा। तकरीबन सुबह 5 बजे तक मैं बराबर पढ़ाई करता रहा। जैसे ही मैं सूरत पढ़कर उस पर फूंक मारता तो वैसे वैसे ही उसका जिस्म तरोताज़ा होने लगता। मैंने जब उस जिन बच्चे पर गौर किया तो उसके बाजू और टांग पर मुझे एक काले रंग का धागा नजर आया। फिर अचानक ही मेरी नज़र उसके सर की जानिब जा पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके सर में किसी ने कोई कील चुभो दिया हो। मैंने फौरन ही अल्लाह को याद करके उसके सर से जैसे ही वो कील खींचा तो वो लड़का ऐसे उठकर बैठ गया जैसे उसे कभी कुछ हुआ न था। क्योंकि हमारे घर में सोमो सलात की हमेशा से ही पाबंदी रही थी, तो मुझे ये अंदाज़ा था कि इस जिन पर किसी ने सफली इल्म कर रखा है ताकि उसे अपना गुलाम बना ले। जैसे ही वो जिन लड़का उठकर बैठा तो उसके वालिदैन की खुशी की इंतहा न रही। वो दोनों ही बहुत आजाना और मुअद्दबाना तरीके से मेरे मशकूर होने लगे। फिर उन्होंने खुश होते हुए चंद कोयले मेरे हाथ पर रखे, जिन्हें मैंने फौरन अपनी जेब में डाल लिया। फिर उन लोगों ने मेरी दावत अनवाओ अक़साम के खानों से की, जो कि बहुत ही लजीज थे। आज भी मैं जब उनको याद करता हूँ तो मेरी ज़बान पर उन खानों का जायका उभरने लगता है। खाना खाने के बाद मैंने नमाज फजर अदा की और फिर उस जिन्नी से मुखातिब हुआ। बहुत वक्त हो चुका है, मुझे और भी बहुत काम है। अब बराए मेहरबानी आप मुझे वापस छोड़ आएं। मेरी ये बात सुनते ही उस जिन्नी ने मुझे दोबारा आंखें बंद करने का कहा। फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने दफ्तर के बाहर मौजूद था। मेरी खिदमत के पेश नज़र एससी साहब ने मुझे इनाम इकराम से नवाजा, क्योंकि उनके लिए वो फाइल बहुत अहम थी। इस सारे काम से फारिग होकर जब मैं अपने घर पहुंचा तो उस जिन्नात की वादी के सारे ताहेफ खोले। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जो कोयले उसने मुझे दिए थे वो अब हीरे बन चुके थे और मेरी कोट की जेबें सोने से भरी हुई थी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।